नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर से हम एक प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि आगामी यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्री एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हम आज के प्रैक्टिस सेट में हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे और हम आप सभी से गुजारिश करेंगे, इन प्रश्नों को हल करते समय किस किस एरिया से प्रश्न आए हुए हैं उसको आप नोट करते जाएंगे और जो आपके पास मूल किताबें हैं या फिर आपने जो नोट्स बनाया हुआ है उनसे मिलान करते हुए पढ़ेंगे। क्योंकि हिंदी व्याकरण का हम अभ्यास कितना भी करें, ये अभ्यास अक्सर फार्मूले पर आधारित होता है, तो हमें अभ्यास से ज़्यादा फार्मूला को कन्फर्म करना है या फिर उसको समझना है। आज का जो प्रैक्टिस सेट है, आने वाले आरपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या एक शब्द में बोले तो हिंदी पट्टी क्षेत्रों में होने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलते हम सीधे प्रश्नों पर बातचीत करते हैं और ये सभी प्रश्न उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्तियों में कभी न कभी पूछे गए हैं या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्र पर आधारित है, लेकिन रिवीजन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन दिया गया गोरा, गोह, गोत्र, ग्वाल। तो यहाँ पर तत्सम शब्द कौन सा है, विकल्पों में से हमें बताना है। आपने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया होगा कि आखिरकार तत्सम शब्द किसे कहते हैं, जो संस्कृत निष्ठ हो या फिर हुबहू मूल शब्द से उनकी उत्पत्ति हुई हो। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, गोत्र। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही है। आधुनिक, मध्यवर्ती, आविर्भाव, तिरोभाव, अनुरुक्ति, संपृक्ति, अग्नि, वायु। तो यहां हमें विलोम शब्द के बारे में बतलाना है कि एक जोड़ा दिया गया है, एक युग्म दिया गया है, उसमें से कौन सही है। आपको हम समय दे रहे हैं, अपना दिमाग आप जरूर दौड़ाइए। बहुत सारे बच्चे इसको हल भी कर लिए होंगे। सबसे पहले हमें समझना है यहाँ पर विलोम जो होते हैं उस शब्द के अनुरूप ही होते हैं। जैसे शब्द संज्ञा है तो उसका विलोम संज्ञा होगा, सर्वनाम है तो सर्वनाम होगा, विशेषण है तो विशेषण होगा, क्रिया है तो क्रिया होगा। तो विलोम समरूप शब्दों के समरूप विलोम होते हैं। कई बार एग्जाम में हम देखते हैं कि जब विद्यार्थियों के प्रश्न गलत हो जाते हैं तो उनको लगता है कि हमारा उत्तर क्यों नहीं सही होना चाहिए, इसका भी तो मतलब वही है। लेकिन ध्यान रखना है कि विलोम शब्द अपने समानांतर शब्दों का ही विलोम होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, आविर्भाव का तिरोभाव। और जितने भी दिए गए हैं सब ऑप्शन क्या है, गलत है। यहाँ पर जैसे अग्नि का वायु विलोम नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए कहीं आग लगी हुई है तो हवा उसको और बढ़ाएगी न कि घटाएगी, तो इसका आप जल कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जो हमने यहाँ पर विलोम शब्द का बताया हुआ है, एग्जाम में आप जाएंगे मिलते जुलते शब्द आपको दिखाई देंगे, लेकिन थोड़े वक्त तक ठहर कर आपको देखना है कि सही क्या हो सकता है। अगला जो प्रश्न है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, बड़ी विकट समस्या है, झूठ बोलना पाप है, मैं प्रातः प्राणायाम करता हूं। तो अशुद्ध वाक्य हमें बतलाना है। आपने विकल्पों को पढ़ना शुरू कर दिया होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, झूठ नहीं होता है बल्कि झूठ होता है। तो इसके वजह से यहां पर ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, सुधा का विलोम नहीं है। सुधा का विलोम नहीं है। ऑप्शन दिया गया पीयूष, अविश, गरल, हलाहल। सुधा, सुधा का विलोम हमें बताना है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, पीयूष का मतलब भी क्या है, सुधा ही होता है। बाकी
जो नीचे शब्द दिए गए हैं ये सब सीधे या फिर अप्रत्यक्ष रूप से सुधा के विलोम है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर गरल इसका विलोम है, विष विलोम है। ठीक है, जो पीयूष है इसी के समानार्थी अर्थ में है या फिर पर्यायवाची है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, व्याकरण में विशेषण शब्द क्या होता है? व्याकरण में विशेषण शब्द क्या होता है? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम दोनों की विशेषता बताए, जो शब्द सर्वनाम की विशेषता बताए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत विशेषण शब्द के बारे में पूछा गया कि आखिरकार विशेषण किसको कहा जाता है। तो विशेषण की परिभाषा हम अपने बचपन के दिनों में ही याद कर लेते हैं, 6ठी से 8वीं कक्षा में ही, कि आखिरकार विशेषण क्या है, जिसको कि एडजेक्टिव भी कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, जो शब्द सर्वनाम और संज्ञा दोनों की विशेषता बताए उसको हम विशेषण कहते हैं। जो विद्यार्थी यूपी एलटी मेंस इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, आगे जीआईसी मेंस की भी तैयारी करेंगे, वो भी काक चेष्टा बको ध्यानम के दृष्टिकोण से प्रश्नों को देखें और उनके उत्तरों को भी देखें। हो सकता है कि 8 नंबर के क्वेश्चन में सीधे एक प्रश्न 8 नंबर का न पूछकर उसमें आपको 4 ऑप्शन देते हुए 2-2 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाए, ये भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर पूछा गया कि विशेषण शब्द से क्या तात्पर्य या क्या मतलब है, तो हो सकता है कि ये आप इसकी परिभाषा देते हुए उदाहरण दे दें तो आपका उत्तर कंप्लीट हो जाए। 2 नंबर व्याकरण में तो ज्यादा लिखना नहीं होता है, तो ऐसे ही आपको मिल गया। तो इस दृष्टिकोण से, इस पैटर्न से भी आपको देखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द बंदर के पर्याय हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कपि, मरकट, हरि, कपि, केसरी, हरि, हरि, कपि, नाहर, कपि, मरकट, नाहर। तो आप देख रहे हैं कि कपि, मरकट और हरि, ये तीनों शब्द हर विकल्प में कहीं ना कहीं घूम फिर कर आ रहे हैं, लेकिन जो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ही है, कपि, मरकट, हरि। बाकी आप देख रहे हैं कि केसरी और नाहर, इन दोनों का मतलब शेर होता है या फिर सिंह, आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। हो सकता है कि आप मेंस वाले एग्जाम में जाएं और इसी का ऑप्शन में हो जाए कि बंदर के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। ठीक है, तो आप बंदर का भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए सिंह का भी आ गया, तो इसी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपने सिंह के 2 पर्यायवाची शब्दों को देख लिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप थंबनेल देखकर या फिर परीक्षाओं को देखकर प्रैक्टिस सेट मत देखा कीजिए, बल्कि आप अपने अंदर कितना परिपक्वता लाना चाहते हैं, अपनी तैयारी को कितना मजबूत बनाना चाहते हैं, उसके दृष्टिकोण से भी देखिए। 24 घंटे में अगर आप किसी चैनल को 1 घंटा भी देते हैं, तो हो सकता है कि ये 1-1 घंटे आपके जीवन में बदलाव लाएं, आपके मनोबल को बढ़ाएं। अगला जो प्रश्न है, जो भूमि उपजाऊ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो भूमि उपजाऊ हो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है, उर्वरा, अनवर, अनवर, ऊसर, भूमिजा, बल्कि इसको उर्वर भी बोल सकते हैं। तो जो भूमि उपजाऊ, यहां पर हमें बताना है। आपके दिमाग में इसका सही जवाब आ गया होगा, ऑप्शन ए, उर्वरा। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो आपके दिमाग में पहले आना चाहिए कि तद्भव क्या है। ठीक है, जो संस्कृतनिष्ठ शब्दों के बिगड़े हुए रूप हैं, ठीक है, बिगड़े हुए रूप हैं वो तद्भव है, या फिर जो तत्सम है वो संस्कृतनिष्ठ है। इसकी परिभाषा भी अपने दिमाग में रखिए, और जब भी आप एग्जाम में जाते हैं तो लिखना नहीं पड़ता इस तरीके से, आपके दिमाग में खुद वो रीड करता है, फिर आप मिलान करना शुरू कर देते हैं। जैसे यहां पर चना, चरवण, चीता, चटिका, चाम, चर्म, चूना, चिक्कड़, ये सभी युग्म दिए गए। इसमें सुमेलित हमें बताना है।
तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। चाम शब्द क्या है, वो तद्भव है और उसका जो तत्सम है वो है चर्म। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा चर्म रोग, और कई बार चाम शब्द के साथ साथ चमड़ी शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। वाज किसका पर्यायवाची है? घोड़ा, शेर, हाथी, चीता। वाज यानी कि आपको पर्यायवाची शब्दों को भी ध्यान में रखना है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, घोड़ा को हम वाजी भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ठोस का एक विलोम नहीं है। ठोस जो शब्द दिया गया है उसका विलोम नहीं है। पोला, खोखला, तरल, सघन। ठोस का विलोम नहीं है, ध्यान रखना है, विलोम शब्द यहां पर पूछा गया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, सघन। ठोस का विलोम जितना ऊपर दिया गया है सभी विलोम हैं, लेकिन हमें नहीं वाला बताना है, क्या है वो? सघन। अधोलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण है? संज्ञा से बना विशेषण कौन है, हमें बताना है। आंचलिक, अज्ञान, अन्याय, अपराध। तो इसका जो सही जवाब है यहां पर ऑप्शन ए है, आंचलिक। ये अंचल शब्द से बना हुआ है। ठीक है, और जब हम विशेषण बनाते हैं तो ये शब्द बन गया आंचलिक। इसी तरीके से आप देखते हैं कि जैसे शब्द बना हुआ है समाज, लेकिन जब हम विशेषण बनाते हैं तो ये सामाजिक हो जाता है। ठीक है, तो कैसे संज्ञा से विशेषण बनते हुए शब्दों में परिवर्तन होता है या फिर उनको लिखने में ध्यान रखना है, इस चीज को भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जो किसी बात या युक्ति को तत्काल सोच ले उसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है कि जो किसी बात या युक्ति को तत्काल सोच ले। ये वाक्य आपको लग रहा है कि यूपी जो टीचिंग मेंस एग्जाम है, एलटी का हो या फिर जीआईसी का हो, उसके दृष्टिकोण से कि जैसे प्रश्न को देखकर आपके दिमाग में आ जाए कि इसको कैसे हमें लिखना है। ठीक वैसे है कि जो किसी बात या युक्ति को तत्काल सोच ले। कई बार लोग टाइम लेते हैं सोचने में, तो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? प्रत्युत्पन्नमति, अद्वितीय, दूरदर्शी, दार्शनिक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। जो तत्काल सोच लेता है उसको बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, तो इस शब्द को आप अपने दिमाग में रखिए कि जो जल्दी से किसी चीज को सीख लेता है या फिर सोच लेता है, प्रत्युत्पन्नमति इसको कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से आशीर्वाद, निरोग, सिंदूर, मालूम। तो बोलने में या उच्चारण में तो हम इसको शुद्ध बोल सकते हैं, लेकिन वर्तनी की दृष्टिकोण से यानी कि लिखने के दृष्टिकोण से कौन सा शुद्ध शब्द है हमें बताना है। सही जवाब है ऑप्शन बी, निरोग। बाकी आप देख रहे हैं कि आशीर्वाद बचपन के दिनों से ही हमें सही लिखने के लिए बताया जाता रहा है। ठीक है, सिंदूर में बड़ाऊ की मात्रा और मालूम में बड़ाऊ की मात्रा। तो इस तरीके से सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं अब वो सरल भी आते हैं, कठिन भी आते हैं। दोनों का समान महत्व है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि कम से कम जो सरल प्रकृति के प्रश्न दिखाई दे रहे हैं वो न गलत हो, क्योंकि वो गलत होते हैं और आंसर की आने के बाद विद्यार्थियों में बेचैनी सी महसूस होने लगती है कि काश हम गलत नहीं करते, हम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सही कर सकते थे। लेकिन तमाम विद्यार्थियों का यह दावा है कि परीक्षाओं में उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है। मेरे समझ में नहीं आता है कि ये मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर क्यों आते हैं। मनोवैज्ञानिक दबाव इसलिए रहता है कि उनका ध्यान परीक्षा पर न रहकर रिजल्ट पर होता है कि अब मैं क्या करूंगा अगर सही नहीं करूंगा, या घबराहट जो होती है। तो ध्यान रखिए, रिजल्ट पर मत ध्यान दीजिए। जैसे कि मैं ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को करा रहा हूं,
हमारा पूरा ध्यान है कि विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास करूं। मेरा ये ध्यान रहे कि विद्यार्थियों को कैसा लग रहा है, विद्यार्थी कैसा कमेंट करेंगे। जैसे इसमें कुछ शब्द हैं जिनके उच्चारण को लेकर, क्योंकि उन शब्दों का प्रयोग हम प्रतिदिन व्यवहारिक रूप में नहीं करते। जैसे प्रतितुन्मति जो था उसको हम लोग रोज नहीं बोलते हैं, फिर भी हम प्रश्नों से आपका परिचय जरूर करा रहे हैं कि आप कम से कम एग्जाम हॉल में उसको ठीक कर लें। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण है। आप देख रहे हैं बैक टू बैक दो प्रश्न इसी तरीके के पूछे गए। अध्ययन, आचरण, आकाशी, अनुराग। तो संज्ञा से विशेषण बने हुए हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, आकाशी। आकाश से क्या बन गया? आकाशी बना हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। फिर से वो तत्सम शब्द पूछा गया। अकाज, अचरज, अंधा, अमृत। इसमें हमें तत्सम शब्द के बारे में बताना है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, अमृत जो शब्द है ये क्या है? तत्सम शब्द है। बाकी जितने भी शब्द यहां पर दिए गए हैं सभी शब्द क्या है? तद्भव। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से तरुण शब्द का विलोम क्या है। तरुण का मतलब होता है युवा। इसी से एक शब्द बना हुआ है तरुणी। तरणी तरुण, तनुजा तट तमाल तरुवर बहुत छाए। इस पंक्ति को आपने सुना होगा। तो तरुण शब्द का विलोम क्या है? यहां पर विलोम बताना है। ऑप्शन दिया गया किशोर, युवा, वृद्ध, जवान। तो जब आप तरुण का अर्थ जान रहे हैं तो यहां पर तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। तरुण का मतलब होता है, जो विलोम है वो है वृद्ध। ठीक है, यानी कि तरुण का जो इसमें दिया गया है वृद्ध। और बाकी जितने भी यहां पर शब्द दिए गए सब तरुण के कहीं न कहीं समानार्थी शब्दों के रूप में है, लेकिन जो वृद्ध है इसका विलोम है। निम्नलिखित में से स्पृहा का पर्यायवाची नहीं है। कामना, इप्सा, शार्दुल, वांछा। स्पृहा का अर्थ जो है वो भी इच्छा से ही है। तो हमें बताना कि पर्यायवाची नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी, शार्दुल। इसका जो पर्यायवाची है वो है सिंह। ठीक है। बाकी आप देख रहे हैं कि जितने भी शब्द दिए गए हैं सभी स्पृहा के पर्यायवाची। जो शार्दुल शब्द है ये पर्यायवाची नहीं। ठीक है, कई जगहों पर आपने शार्दुल इस तरीके से भी लिखा हुआ देखा होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य हमें बताना है। कल विद्यालय के निरीक्षक आए थे। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। उसे पैसे की आवश्यकता नहीं है। आज हम बाजार जाएंगे। तो इसमें हमें शुद्ध वाक्य बताना कि कौन सा है। आप देख रहे हैं कि जितने भी वाक्य दिए गए हैं सब में कुछ न कुछ गलतियां हैं। ठीक है, वर्तनी के दृष्टिकोण से भी गलतियां हैं और वाक्य विन्यास जो है वो तो गलत ही है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए? गलत हो गए। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, ये शुद्ध वाक्य। ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऊपर की ओर जाने वाला। आकाशगामी, ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, पार्श्वगामी। ऊपर की ओर जाने वाला। ठीक है, तो तुरंत आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने तो इसको पढ़ा हुआ था। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, ऊर्ध्वगामी। ठीक है, भले आकाश की तरफ जा रहा है लेकिन इसका जो यहां पर शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा ऊर्ध्वगामी। इसको ध्यान में रखिए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। थोड़ा सा यहां पर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है। थल, दही, प्रकट, छत्र। फिर ऑप्शन दिए गए कि ख और ग सही है, ख और घ सही है, क और ख सही है, क और घ सही है। तो तत्सम शब्द नहीं है, हमें बताना है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। इसका सही जवाब है क और ख। थल का क्या होगा? स्थल होगा और
इसका है दधि। ठीक है, तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अधोमुख शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का चयन कीजिए। अधोमुख शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का चयन कीजिए। अध, अध, अधो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अधोमुख में उपसर्ग क्या है? तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगता है। किसी भी शब्द के पहले जो लगता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं, और इसी का भाई है प्रत्यय, जो कि बाद में लगता है। ये सारी चीजें आप ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके होंगे, आपके दिमाग में बैठ भी गया होगा, क्योंकि हमसे जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए, बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, व्याकरण के पोर्शन को लेकर हमने अलग अलग वीडियोज में आप सभी से चर्चा की है। हमने बार बार आप सभी को यही आगाह किया कि व्याकरण जो है वो फार्मूला पर आधारित है। ठीक वैसे ही जैसे हम क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं तो बॉल वही है, पिच वही है, बैट वही है, बॉलर का एक्शन भी वही है, फील्डिंग की सेटिंग भी उसी तरीके से है, सब चीजें हैं, एम्पायर भी वहीं खड़ा है। लेकिन हमें जो फार्मूला है कि किस गेंद को कैसे खेलना है, कैसे ज्यादा से ज्यादा रन बनाना है, तो वो तो उस दिन जब आप खेलने जाते हैं तब। इसीलिए हमारा फोकस होता है कि अभ्यास तो आप करिए, लेकिन कहां से प्रश्न बन रहे हैं उसके जड़ को समझिए, उसके केंद्र बिंदु को समझिए कि एक ही टाइप के पैटर्न पर आधारित कैसे प्रश्न आएंगे तो हम सही उत्तर दे पाएंगे। आपको हमने मौका दिया था, लगातार आपने दिमाग लगाया होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अध। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाक्यांश के लिए एक शब्द सुमेलित नहीं है? फिर से आ गया प्रत्युत्पन्नमति, जो सही समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच नहीं पाए, जबकि हम पढ़े हुए थे कि सोच पाए, उसको हम बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। ठीक, तो ये तो ऑलरेडी यहां पर क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। पहला ही इसका सही जवाब होना चाहिए। यानी कि इस अभ्यास सेट के माध्यम से आपने इस शब्द को देखा एक विकल्प में, यहां पर भी विकल्प में है, और इसको एक प्रश्न के रूप में आपने देखा था। इसी तरीके से प्रश्न घूम फिर कर आते हैं। अब आप आगे के लिए ध्यान में रखिए कि पार्थिव जो है वो मिट्टी का बना हुआ। कई बार हम पढ़ते हैं पार्थिव शरीर, अभी हम आप सभी से बोल रहे हैं तो वो पार्थिव शरीर नहीं है, लेकिन जब मेरी सांस और जब मेरी वाणी रुक जाए, ऐसा नहीं है कि रात में तो हम लोग सांस लेते ही हैं, जब एकदम से रुक जाए तो वो शरीर शरीर नहीं रहती है, बल्कि पार्थिव शरीर हो जाती है। तो मिट्टी का बना हुआ बहुश्रुत, जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुन रखा हो, उसको हम बहुश्रुत कहते हैं। निर्निमेष, बिना पलक झपकाए। जैसे कई बार लोग किसी चीज पर ध्यान देते हैं तो एकटक लगातार देखते हैं, उसको बोलते हैं निर्निमेष। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन तीनों शब्दों को आगे की परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखिए। पता नहीं, अंदर से ऐसा लग रहा है कि ये कभी न कभी पूछे जा सकते हैं। सही जवाब इसका आपने टिक कर लिया होगा, बस एक चीज की वजह से गड़बड़ हो गया, इसमें नहीं लग गया। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या है? सुगम, सुलभ, दुर्निवार, सहज। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी शब्द दिए गए हैं सभी सकारात्मक अर्थ को प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके, अत्यंत कष्ट से, उसको क्या बोलते हैं? दुर्निवार। इसमें आगे पूछा जा सकता है कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ था। ठीक है, पूछा जा सकता है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। सही जवाब हो गया ऑप्शन जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, या फिर से आपको देखना है वर्तनी, यानी कि अगर आपके पास मूल किताबें होंगी तो शुद्ध अशुद्ध का जो एक लंबा चौड़ा उसमें दिया गया है, आप पूरा बढ़िया से देखिए।
और जो इस प्रैक्टिस सेट में शब्द आ रहे हैं या फिर विकल्पों में आ रहे हैं, उनको भी पढ़ते समय ध्यान रखिए। आध्यात्मिक, शारीरिक, निश्चल, तनिष्क। तो शुद्ध शब्द हमें बतलाना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, आध्यात्मिक। आध्यात्म से बना हुआ है आध्यात्मिक, ठीक है। और इसमें देखिए कुछ न कुछ मात्रात्मक त्रुटियां हैं, ठीक है, वर्तनी की त्रुटियां हैं। जैसे आप सभी जाते होंगे, तनिष्क का सोने का बड़ा ही बड़ा व्यापार है तनिष्क। निश्चल, निश्चल को ऐसे भी लिखा जाता है कई जगहों पर, ठीक है। कई जगहों पर ऐसे भी लिखा रहता है, लेकिन सही वाला ये है शारीरिक, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको मिलान करके पढ़ना है अच्छे से। मुदित महीपति मंदिर आए काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष, अनुप्रास, प्रतीक, वक्रोक्ति। इसमें आप देख रहे हैं कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, म की, ठीक है, और फिर द की भी हुई है, तो और फिर त की भी हुई है। तो कुल मिलाकर जो लक्षण बता रहे हैं, अब इसके लिए आपको बहुत रटने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई विद्यार्थी इसको रट लिया, मुदित महीपति मंदिर आए 5 बार। पहले जमाने में कोई चीज याद करना होता था तो 5 बार हम लोग उसको याद करते थे। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि कैसे याद करें। आज जब मैं आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहा था तो हिंदुस्तान अखबार पढ़ रहा था, तो उसमें सुधीश पचौरी का कभी कभी लेख आता है। तो उसमें चिंता व्यक्त की गई थी कि लिखने के दिन गए, अब देखने के दिन आ गए। तो हम लोग चीजों को देख देख के याद करते हैं कि ये मैं कहीं पढ़ा हुआ था, इसका उत्तर ये होगा। आप अपनी स्मृति में बैठाइए। जब तक परीक्षार्थी हैं तब तक आपको थोड़ा सा पुराने मॉडल को भी अपनाना पड़ेगा। बातों ही बातों में आपने इसका सही जवाब दे दिया, अनुप्रास अलंकार। जब मैं कहीं पॉज लेता हूं या फिर रुकता हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं टाइम पास करता हूं, बल्कि आपके मनोविज्ञान का विश्लेषण करने की कोशिश रहती है कि हमारे विद्यार्थी किसी भी पॉइंट पर कितने समय तक ठहर सकते हैं। एक रिसर्च से पता चला है कि 7.5 सेकेंड ही हम लोग किसी चीज पर ठहर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आदत हो गई है शॉर्ट्स देखने का, जल्दी जल्दी हम लोग उसको स्क्रॉल कर रहे हैं। तो ये चिंता की बात है। लेकिन जो विद्यार्थी थोड़ा सा ठहरेंगे और निश्चित तौर पर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर को बढ़िया से पढ़कर आएंगे, नहीं तो आपको एग्जाम के बाद वही प्रूफ जुटाना पड़ेगा कि मैंने इसका आंसर ये दे दिया है, इसका आंसर ये दे दिया है, तो क्यों नहीं सही हो रहा है। मैं लगातार देख रहा हूं जो यूपी हायर का भी एग्जाम हुआ है, हमने जो भी मेरिट इत्यादि कट ऑफ की बात की थी, लगभग उसी के आसपास में चांस बन रहा है। लेकिन आलोचना करने वाले आलोचना करते हैं। अब देख रहा हूं कि एक ग्रुप में लगातार लोग जुटा रहे हैं कि अब आप देखिए कितना विरोधाभास या विडंबनापूर्ण है कि कोई उसको अपना, जिसका सही हो गया वो सही मान रहा है, जिसका गलत हो गया है उसको गलत कराने का प्रयास कर रहा है। सही को भी कई बार लोग गलत कराने का प्रयास कर रहे हैं तमाम जगहों से। जितना मेहनत उन्होंने परीक्षा की तैयारी में नहीं किया, उससे ज्यादा मेहनत वो प्रूफ जुटाने में कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मनुष्य का यही स्वभाव। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और प्रत्यय की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा युग्म शब्द और प्रत्यय की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, हमें बताना है। पर्वती, उल्लेखनीय, अर्पणीय, अंकनीय, सब में अनी अनी दे दिया है। तो एक है जो कि इससे संबंधित नहीं है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, पर्वती। पर्वती जो शब्द है इसमें अनीय प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। ठीक, इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि ई और अनीय से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आप क्लियर करके इसको जाइए। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और उसके लिंग की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? वायु स्त्रीलिंग, ऋतु स्त्रीलिंग, रेणु स्त्रीलिंग, निबंध स्त्रीलिंग। तो हमें सुमेलित नहीं है उसके बारे में बात करना है। तो आपका दिमाग कैंची की तरह चल रहा होगा
और आप एकदम सीधाई में ही अपनी कैंची को चला रहे होंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी। निबंध जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है, गवाक्षर शब्द का संधि विच्छेद है। इस तरीके के शब्द भी कई बार एग्जाम में आकर विद्यार्थियों के सामने समस्या खड़ी कर देते हैं। तो गवाक्षर शब्द का संधि विच्छेद है गवा धन अक्षर, गव धन अक्षर, गे धन अक्षर, गो धन अक्षर। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब भी संधि विच्छेद इत्यादि होता है तो दोनों शब्द एकदम मतलब सार्थक टाइप के होते हैं। ठीक है, दोनों तरफ का आप देखेंगे तो कुछ न कुछ उसमें सार्थकता रहती है। जैसे यहां पर देखिए गोधन अक्ष, गवाक्ष। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण द्वारा अंकित किया गया है। अभिकथन कर्म का चिन्ह को है, कारण कर्म कारक के प्रयोग की दो स्थितियां अप्रत्यय और सप्रत्यय होती हैं। अब हमें सही उत्तर का चयन करना है। कूट दिया गया है कि ए और आर दोनों गलत हैं, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है, ए और आर दोनों सही है। तो जब आप कारक पढ़ेंगे, हायर एजुकेशन में पूछा था कारकों की संख्या कितनी है, तो जब आप कारक पढ़ेंगे, हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। तो चिन्ह दिए गए कर्ता ने, कर्म को, करण से, द्वारा। ठीक है, तो ये याद किए होंगे आप पूरा। हमने इस पर वीडियो भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी हो रहा है कि ए और आर दोनों क्या है, सही है। ठीक, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और उसके वचन की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। आप देख रहे हैं कि यूपी लोक सेवा आयोग एक पैटर्न अपनाया हुआ है कि युग्म पूछ ले रहा है और फिर कभी वचन के दृष्टिकोण से, कभी लिंग की दृष्टिकोण से, कभी उपसर्ग के दृष्टिकोण से कुछ भी पूछा जा रहा है। तो यहां पर बताना है कि मुनि बहुवचन है, दर्शन बहुवचन है, ओठ बहुवचन है, आंसू बहुवचन है। तो कौन सा सही नहीं है हमें बताना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। मुनि जो है अब वो बहुवचन नहीं, ठीक है, एक वचन है। और जो भी इसका बहुवचन है वो है मुनियों। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है, इस प्रैक्टिस सेट से आपको क्या लाभ मिलेगा उसका अंदाजा होगा अभी। कि हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में पूछा जाए कि दर्शन शब्द क्या है, एक वचन बहुवचन क्या है, या ओठ क्या है। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है कि ये प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए विकल्पों के तौर पर, यही तीन चारों रहे और पूछ लिया जाए कौन बहुवचन नहीं है। ठीक है, तो फिर उसका भी जवाब क्या होगा, मुनि होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, पैटर्न इसी तरीके से बदलते रहते हैं, लेकिन कई बार आप देख रहे हैं कि उनके उत्तर सेम टू सेम हो रहे हैं। लेकिन आप अपने दिमाग में जरूर रखिए कि दर्शन, ओठ, आंसू, बाल, ये सब हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। और हमने बहुत पहले वीडियो बनाई थी कि कौन कौन ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, आप जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और उसके विलोम की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। देख रहे हैं पैटर्न, इस पैटर्न को बिल्कुल अपने दिमाग में आप रखिए। एक तरफ शब्द दिए गए हैं, दूसरे तरफ उनके विलोम है। स्तुति, निंदा, सृजन, नाश, सृष्टि, प्रलय, सुसाध्य, दुर्लभ। तो सुमेलित नहीं है उसके बारे में हमें बताना है। सही जवाब है ऑप्शन डी, सुसाध्य का यहां पर बताया गया दुर्लभ। ठीक है, बल्कि इसका जो हो सकता था वो असाध्य हो सकता। ठीक, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जो विलोम है उसी शब्द के अनुरूप होता है, ये नहीं कि कुछ भी हो। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी बोल देंगे कि फला शब्द भी यहां पर प्रयुक्त हो सकता था। ठीक है, जैसे दुर्लभ ही बोल दिया जाए, नहीं। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग किस काल में नहीं होता है। कर्ता कारक है, ने चिन्ह का प्रयोग किस काल में नहीं होता है। यहां पर ध्यान रखना है, काल से संबंधित प्रश्न है। संदिग्ध भूत, पूर्ण भूत, सामान्य भूत, अपूर्ण भूत। तो यहां पर पूरे भूतकाल की चर्चा की गई है और उसमें कौन सा भूतकाल की जो
जो प्रकार है या फिर भेद है उसमें ने का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी हो रहा है, अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से किस वाक्य का संस्कृत अनुवाद गलत है? एक तरफ वाक्य दिया गया है, दूसरी तरफ अनुवाद। दशरथ अयोध्या के राजा थे। दशरथ अयोध्याया राजा आसीत। वृक्ष से फल गिरा, वृक्षात फलम अपतत। गांव के चारों ओर बाग है, ग्रामम परितः उद्यानम संति। निर्धन की सहायता करो, निर्धनस्य सहायताम कुरु। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ये प्रश्न के तौर पर तो है ही, जो विद्यार्थी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ध्यान रखना है कि कहां पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि मेंस में भी इसी तरीके से आ जाए कि इनका अनुवाद करिए। यही आपके 8 नंबर के सवाल हो गए। जैसे कई विद्यार्थी लिख रहे हैं ना कि संस्कृत के पोर्शन को कैसे देखें या फिर क्या करें, हो सकता है कि यही आ जाए। और जो इनके अनुवाद को सही करेगा उसको पूरा 8 में 8 नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखिए, इस बारीकी को ध्यान में रखिए। इसमें जो गलत था वो ऑप्शन सी है, गांव के चारों ओर बाग है। यहां पर संति की जगह पर अस्थि, अस्थि शब्द का प्रयोग। ठीक, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, बाकी सभी सही। जैसे यहां वृक्ष से फल गिरा, तो यहां पर पंचमी है। इस चीज को आप लोग अच्छे से जानते हैं, जब चीजें अलग होती हैं और जब जुड़ी रहती हैं साधन के तौर पर आती है तो वहां पर तृतीया। तो ये भी चीज आप ध्यान रखिए। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाक्य और कारक चिन्ह प्रयोग की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? एक चीज तो आप देख रहे हैं कि लगातार सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, पैटर्न पर ही सवाल पूछा जा रहा है। शीला ने सावित्री को जी भर पोसा, कर्म कारक। उसने लड़के को मिठाइयां दी, कर्म कारक। पिता ने पुत्र को पुकारा, कर्म कारक। मैंने हरि को बुलाया, कर्म कारक। तो जितने भी यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं वाक्य के साथ कर्म कारक को जोड़ा गया है। अब हमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन बी, उसने लड़के को मिठाइयां दी। कर्म कारक नहीं, बल्कि इसमें आप देखेंगे कि चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, तो चतुर्थी विभक्ति में जो कारक होता है वो इसका सही जवाब होगा। तो यहां पर सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मुहावरे और उसके अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखिए, बार बार इन प्रश्नों को मैं देख रहा हूं, मैं यूपी टीजीटी पीजीटी की दृष्टिकोण से बता रहा हूं, लेकिन मुझे इस चीज का अंदेशा है या फिर भरोसा है कि बहुत सारे हमारे विद्यार्थी हैं जो कि एक से अधिक परीक्षाओं में बैठ रहे हैं। कईयों ने प्री का एग्जाम दिया है, मेंस की वो तैयारी कर रहे हैं और लिखने के दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं कि अगर व्याकरण के पोर्शन आ जाएंगे तो वो कैसे उसको हैंडल करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मान लीजिए ये क्वेश्चन 8 नंबर में आ जाएगा कि मुहावरे दिए गए हैं और उसके अर्थ को लिखिए, तो आपका काम इस प्रैक्टिस सेट से भी चल जाएगा। आपको मेरी बातें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। आपको लग रहा होगा कि ये व्यक्ति हमारे बारे में हमसे ज्यादा इतना क्यों सोचता है। इसीलिए सोचता है कि आप सभी विश्वास करते हैं, आप सभी आत्मीयता के साथ देखते हैं और जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आती है आप हमेशा तैयार रहते हैं, मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करते हैं। बहुत आप लोगों के बीच में मुझे अच्छा लगता है, भले मैं एक बंद कमरे में आप सभी से बातचीत करता हूं। और इस कमरे की खास विशेषता है कि जब आप सभी से मैं बातचीत करता हूं तो इसमें उजाला होता है और जब बातचीत बंद कर देता हूं तो ये अंधेरे बंद कमरे में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपको समय दिया था कि आप यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है उसके बारे में बतलाइए। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, आओ देखा न ताव, बिना कारण, ईंट से ईंट बजाना, असंभव कार्य करना, आड़े हाथों लेना, बातों से लज्जित कर देना। आपने देखा है कभी बातों से लोग लज्जित कर देते हैं? हाँ, कई बार आपने देखा होगा।
तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ईंट से ईंट बजाना असंभव कार्य करना नहीं बल्कि पूरी तरीके से नष्ट कर देना, पूरी तरह से नष्ट कर देना क्या हो गया, ईंट से ईंट बजा देना। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। लेकिन मेंस के दृष्टिकोण से भी आपको अगर ये चार ऑप्शन 2-2 नंबर के होते तो जो सही करेगा उसको फुल नंबर मिलेगा, ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है, रोला छंद है अर्ध सममात्रिक, सममात्रिक, विषम मात्रिक, संयुक्त, विषम मात्रिक। तो रोला छंद आप जानते हैं कि इसमें दो छंदों का कहीं न कहीं कॉम्बिनेशन है, तो आपको बताना है कि ये किस तरीके का छंद है। यहाँ पर अभी मात्रा के हिसाब से या वर्णों के हिसाब से पूछा जा रहा है। सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन बी है, सममात्रिक है। और बार बार मेरे दिमाग में जैसे ही रोला पढ़ता हूं तो एक रचना का नाम आ जाता है, वो रचना है नंद दास की। आप अपने दिमाग में रख सकते हैं या फिर कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमेलित युग्म नहीं है। अद्भुत रस, उत्साह, रौद्र रस, क्रोध, विभत्स रस, जुगुप्सा, करुण रस, शोक। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है, हमें बताना है। इसका जो सही जवाब है, आपने ऑप्शन को पढ़ते ही अपने दिमाग में ला दिया होगा कि अद्भुत रस उत्साह से नहीं है ये। आप जानते हैं कि इसका संबंध किसे, वीर रस से। आगे जो भी दिया गया सब सही है। आगे की परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखिए, इन्हीं में से घूम फिर कर आता है। और जितने भी हैं ये बड़े ही पॉपुलर टाइप के ऑप्शन दिए गए। ये कभी कभी सीधे सीधे विकल्पों में आ जाते हैं, कभी कभी युग्मों में आ जाते हैं। और आप जानते हैं कि कई बार आप अकेले भी रहते हैं, कई बार जोड़े में भी रहते हैं, या फिर एक से अधिक लोगों के बीच में रहते हैं। तो जीवन से जोड़कर प्रश्नों को देखिए, आपको आनंद आएगा पढ़ने में। और एक दिन मैं जरूर बातचीत करूंगा कि जो भी हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो कितने संघर्षों से गुजरते हैं, चाहे वो भाषा के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो वर्ग के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो समाज में उनको किस तरीके से देखा जाता है। उन सारी चीजों को लेकर कभी मैं चर्चा करूंगा। तो आप सभी केवल परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने जीवन को सार्थक करने की कोशिश कर रहे हैं उस समाज में जो बहुत ही स्वार्थी टाइप का समाज है, जो सफल लोगों को ही अपने में जोड़ता है, असफल लोगों को क्या क्या नहीं करता है। तो आप अपने मतलब परिस्थिति को भी ठीक करना चाहते हैं। हमारे पास एक दिन एक बच्ची का फोन आया, बोले कि सर आपका वीडियो देखकर मैं यूपी टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई कर सकती हूँ। हमने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, मैं कोचिंग नहीं कर सकती क्योंकि घर में अलाउ नहीं। तो उन तमाम ऐसे विद्यार्थियों के लिए कोचिंग, या फिर ये कोचिंग में क्या कहूँ इसको, ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक तरीके से सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा सकता है इसको। पूरा आप याद कर लिए। अगला प्रश्न है, सोरठा को किस छंद का उल्टा कहा जाता है? सोरठा किस छंद का उल्टा है? ऑप्शन दिया गया चौपाई, छप्पै, सवैया, दोहा। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सोरठा किसका उल्टा है, वो है दोहा का। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी हो गया। अब दोहा में आप जानते हैं कि 13-11 की मात्राएं होती हैं और सोरठा में है 11-13, इसीलिए एक दूसरे के उल्टे हैं। इसी तरीके से अलंकारों में देखेंगे आप, जैसे उपमा का उल्टा अलंकार क्या है, प्रतीप। ये भी कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाक्यांश के लिए एक शब्द सुमेलित नहीं? लाभ की इच्छा, लिप्सा, खाने की इच्छा, बुभुक्षा, जीतने की इच्छा, जिज्ञासा, जो मोक्ष चाहता हो, मुमुक्षु। तो देखिए ये प्रश्न वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए तो जरूर है, लेकिन वर्तनी शुद्धि के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है कि कौन शब्द कैसे लिखा गया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सुमेलित नहीं है, हमें बताना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, जीतने की इच्छा का मतलब है यहाँ पर, इसका जो एक शब्द होता है वो होता है जिगीषा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन दिया गया देव, व्योम, अंबक, अभ्र। आकाश का पर्यायवाची सही जवाब है ऑप्शन सी, अंबक जो है वो नेत्र का पर्यायवाची है, आंख का पर्यायवाची है। बाकी जितने भी शब्द दिए गए सभी आकाश के क्या है,
पर्यायवाची। मान लीजिए आप एग्जाम में गए और पूछ लिया गया, मेंस के दृष्टिकोण से बता रहा हूं कि आकाश के पर्यायवाची को लिखिए, तो कम से कम इस विकल्प के माध्यम से आप 3 पर्यायवाची शब्दों को बिल्कुल ध्यान रखिए। लिखने के लिए तो लोग नभ, अंबर मतलब लिख सकते हैं, उनको भी उतना ही नंबर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आप स्पेशल लिखते हैं तो एग्जामिनर के अंदर एक अलग तरीके का मनोविज्ञान विकसित होता है कि किस तरीके से विद्यार्थी कठिन शब्दों को भी याद कर सकता है, तो कॉपी थोड़ी अलग हो जाती है। इसी को कहा जाता है मौलिकता। ठीक है, नहीं तो नकल करने के लिए भी बहुत सारे लोग आंसर लिख लेते हैं, क्योंकि कई बार मैं इन्विजिलेशन ड्यूटी करता हूँ, वीक्षक ड्यूटी, बहुत सारे बच्चे जो एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं उनके नकल करने की कोशिश करते हैं, सबका आंसर वही दिखाई दे रहा है और जो प्रश्न गलत है सबका उत्तर गलत है वही। ठीक है, तो इसको नकल कहते हैं, ये है मौलिकता। अगला प्रश्न है, राजपुरुष का समास विग्रह संस्कृत में है। राजपुरुष यानी राजपुरुष का समास विग्रह क्या है? राजायाः पुरुष, राज्ञः पुरुष, राजः पुरुष, राजस्य पुरुष। तो क्या है इसका सही जवाब? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, राज्ञः पुरुष। अगला प्रश्न है, रौद्र रस का स्थायी भाव है। अभी आप देख रहे थे कि मिलान वाले में आया था, यहां पर अकेले में आ गया। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, भय, उत्साह, विस्मय। तो क्या है इसका रौद्र रस का सही जवाब? हो गया ऑप्शन ए, क्रोध। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं कि भरत मुनि ने स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी? 8, और रसों की संख्या भी 8 मानी। सात्विक भाव भी 8 हैं। ये सारी चीजें आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, ये सब कभी भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, दोहा और रोला छंद मिलाने से कौन सा छंद बनता है? दोहा और रोला छंद मिलाने से कौन सा छंद बनता है? छप्पय, हरिगीतिका, उल्लाला, कुंडलिया। तो दोहा और रोला मिलाने से कौन सा छंद बनता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, कुंडलिया। और कुंडलिया में इस कवि को विशेष रूप से जाना जाता था, लिखता था, और कई कवियों ने अपने समकालीन या फिर पूर्ववर्ती कवियों के पदों को कन्वर्ट कर दिया है कुंडलिया इत्यादि में। ठीक, तो वो है दोहा और रोला। अगला प्रश्न है, प्रत्यय की दृष्टि से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्यय की दृष्टि से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पठनीय शब्द में ईय प्रत्यय है, कथनीय शब्द में ईय प्रत्यय है, सही उत्तर का चयन करना है। तो आप देखेंगे कि जो पठनीय शब्द है इसमें भी अनीय प्रत्यय लगा हुआ है। आगे के दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान रखिए, कथनीय में भी क्या लगा है? अनीय प्रत्यय लगा है। तो इसका सही जवाब हो गया न तो 1 नहीं 2, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पुल्लिंग से नहीं? पुल्लिंग से नहीं है। पुखराज, तमाल, सरोवर, दाल। तो लिंग से संबंधित जो भी चैप्टर है आपके पास, जो भी किताब है, मूल किताब, जरूर पढ़ लीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी, दाल। दाल क्या है? स्त्रीलिंग, और बाकी जितने भी हैं सब पुल्लिंग। कई बार हम देखते हैं कि व्यवहारिक जीवन में जो प्रयुक्त शब्द हैं उनसे ही सवाल बन जा रहे हैं। कभी दही को पूछ लिया जाएगा, दही क्या है? ठीक है, बहुत सारे लोग इसको स्त्रीलिंग मानते हैं, लेकिन ये क्या है? पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है, हिंदी में गमला किस भाषा से आगत शब्द है? तुर्की, पुर्तगाली, अरबी, फारसी। गमला शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, पुर्तगाली। इसी तरीके से आप देखेंगे कि आलमारी शब्द का भी प्रयोग होता है, ये भी क्या है? पुर्तगाली। कैंची, ये सारी चीजें जो भी, तो ध्यान रखना है कि आप कम से कम एग्जाम में तुर्की के कौन कौन से शब्द हैं, पुर्तगाली के कौन कौन से शब्द हैं, अरबी फारसी के कौन कौन से शब्द हैं, उनको जरूर अपने दिमाग में रखिए। इस प्रैक्टिस सेट से आप नोट कर लीजिए कि एग्जाम के पहले फला फला विदेशी शब्दों को हमें ध्यान रखना है, जिसको हम आगत शब्द कहते हैं, कि महत्वपूर्ण है। तो ये चारों ऑप्शन महत्वपूर्ण रहे, भले इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो रहा है। अगला प्रश्न है, विभत्स रस का स्थायी भाव है? क्रोध, जुगुप्सा, भय, विस्मय। तो विभत्स
सही जवाब है ऑप्शन बी, जुगुप्सा। अगला प्रश्न है, काव्य में जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध प्रयुक्त होकर भाषा के संस्कार व लालित्य के ह्रास का कारण बनता है, तब काव्य में किस दोष की उपस्थिति मानी जाती है? यानी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि व्याकरण के नियमों की अवहेलना जहां पर की जाती है तो वहां पर कौन सा दोष होता है। काव्य दोष को लेकर हमने वीडियो बनाई हुई है, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, और मेंस एग्जाम की तैयारी कराते समय या फिर कभी व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते समय हमने आप सभी को बताया हुआ है। जरूर देखिएगा उन वीडियोज को, बस जरूरत है कि आत्मीयता के साथ देखना है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे अंदर बहुत कलात्मकता नहीं है, दिखावटीपन नहीं है, और नहीं मैं बहुत चमकने की कोशिश करता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे विद्यार्थी चमके, और बहुत जोर जोर से भी बोलने की कोशिश नहीं करता हूं कि इस बंद कमरे में मैं जोर जोर से बोलूंगा तो बाहर के लोगों को लगेगा कि पता नहीं कौन कहीं पढ़ा रहा है कि क्या कर रहा है। तो उतना ही से काम चल जाता है जिससे कि मेरी ऊर्जा भी बची रहे और आप सभी को बातें भी समझ में आ जाए। तो हमने आपको समय दिया था कि आप व्याकरण के नियमों के विरुद्ध जो भी काव्य दोष उत्पन्न होता है वो कौन सा है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए है, च्युत संस्कृति दोष। बाकी जैसे कि ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर ये जो कठिन है या फिर क्रम से नहीं है, इन सभी दोषों को आप आगे की परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, बहुत ही पॉपुलर टाइप का प्रश्न है, इसको कोशिश कीजिए कि समझ लीजिए या फिर याद भी कर लीजिए। पांव महावर दैन को नाइन बैठी आई, फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए में अलंकार है, अतिशयोक्ति, यमक, संदेह, भ्रांतिमान। तो नायिका का सौंदर्य वर्णन किया गया कि उसकी जो एड़ी है वो बहुत ही लालिमा युक्त है। ठीक है, तो भ्रांति उत्पन्न हो रही है। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया, भ्रांतिमान। अगला जो प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में अलंकार कौन सा है? हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है श्लेष, रूपक, उपमा, भ्रांतिमान। तो आमतौर पर देखिए कि जब दो शब्दों के बीच में इस तरीके से संयोजक चिन्ह लगे हों तो ज्यादातर वहां पर चांस रूपक अलंकार का होता है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, रूपक अलंकार। लेकिन अगर रूपक नहीं होता तो यहां पर मानवीकरण अलंकार भी होने के चांसेस थे। ठीक है, तो दोनों एंगल से आपको देखना है। और ये पंक्ति किसकी है? आप लोग भली भांति इसको जानते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द विदेशी भाषा का नहीं है? गिलास, गिलट, चांद, चिमनी विदेशी भाषा का शब्द नहीं है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, चांद जो है वो विदेशी भाषा का शब्द नहीं है, बल्कि अरबी फारसी से लिया गया है, और हम सभी का काफी गहरा संबंध है इससे। चांद नामक एक पत्रिका भी निकलती थी। मैं आप सभी के लिए होमवर्क देना चाहूंगा कि इसके संपादक कौन थे, और एक विशेषांक निकला हुआ था, बहुत जबरदस्त तरीके का विशेषांक निकला हुआ था। वो भी आप बताएं अगर जानकारी हो, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बहुत ही गंभीर विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जो कि होमवर्क पर काकचेष्टा बको ध्यानम लगाकर बैठे रहते हैं, और जिस दिन होमवर्क नहीं पूछा जाता है उनको लगता है कि आज तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं। तो जरूर आप अपने दिमाग को रबर की तरफ बढ़ाने के लिए थोड़ा सा इधर उधर कीजिए। चांद आप जान गए, गिलास जो है, ये जितने भी शब्द हैं सब इंग्लिश के हैं, अंग्रेजी शब्द हैं। आगे आप जरूर ध्यान रखें, चिमनी पूछा जा सकता है, गिलट पूछा जा सकता है, गिलास। ह व्यंजन क्या है? दंत्य, स्पर्श, उष्म, अंतस्थ। तो ह व्यंजन इसके अंतर्गत आता है, किस श्रेणी में है? तो जो विकल्प दिए गए इसके आधार पर आप देख रहे हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उष्म। तो जैसे उष्म कौन कौन से हैं, अंतस्थ कौन कौन से हैं, स्पर्श कौन कौन से हैं, उनको पूरा आप अपने दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, एग्जाम से एक दिन पहले आप ध्यान में रखकर जाइए। मैं आप सभी को कितना प्रैक्टिस करवा दूंगा या फिर कोई भी टीचर कितना भी प्रैक्टिस करवाएगा, आपका कंफ्यूजन उतना ही बना रहेगा। तो क्यों नहीं हम अभ्यास के साथ साथ अपने कंफ्यूजन को दूर करें। ठीक है, एक नोट्स आप जरूर बनाइए। अगला प्रश्न है, यति यति शब्द युग्म के अर्थ भेद का सही विकल्प है। यानी ये क्या है? समान उच्चारण वाले शब्द हैं,
उच्चारण में तो बहुत अंतर नहीं है, लेकिन इनके अर्थ में भेद है। जैसे कि यति का मतलब यत्न या विधवा, विराम या सन्यासी, प्रयत्नशील या अनाथ, कामी या जितेंद्रिय। तो क्या है इसका मतलब? सही जवाब है ऑप्शन बी है यति। यति शब्द का प्रयोग आप जब आप छंद पढ़ते हैं तो वहां पर होता है, यानी कि जब हम कोई पंक्ति का प्रयोग करते हैं, काम आता है, रुक जाते हैं, यानी कि विराम लेते हैं। और यति का मतलब सन्यासी। कई आपने देखा होगा, कई लोगों का नाम है यतीन्द्रिय, ठीक है, यानी जो सन्यासी किस्म के होते हैं। तो इस तरीके से भी आप जोड़ लीजिए। और देखिए सन्यासी शब्द लिखा कैसे गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, लघु का विलोम शब्द नहीं है। गुरु, दीर्घ, कुरूप, महत। तो लघु का विलोम यहां पर पूछा गया है। सही जवाब है ऑप्शन सी, कुरूप। कुरूप का अपना अलग ही अर्थ है, ठीक है। बाकी आप देखेंगे लघु गुरु भी हो जाता है, दीर्घ भी होता है और महत भी होता है। अगला जो प्रश्न है, बल्कि ये इनके पर्यायवाची के रूप में थे, मतलब लघु के, ठीक है। ये सब क्या है, विलोम है, और कुरूप जो है विलोम नहीं है। यहां पर अति भी हो सकता था, ठीक है। अति भी क्या है, इसका विलोम है देखा जाए तो। जैसे हम लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, तो जब और छोटा हो जाता है, अति और छोटा के लिए। खैर इस प्रश्न के हिसाब से आप देखिए तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्थायी भाव एवं रस का सुमेलित युग्म है। एकदम से वही घुमा फिरा कर फिर से सवाल आया हुआ है। जुगुप्सा, विभत्स, शोक, रौद्र, उत्साह, हास्य, विस्मय, श्रृंगार। तो सुमेलित युग्म यहां पर पूछा गया, तो निकल गया। इसलिए निकल गया कि आपका एकदम से क्लियर है कि आठों रस कौन है, आठों स्थायी भाव कौन है, पूरा क्लियर है। तो आप आराम से इसको कर लेंगे। आप यहां लिख भी सकते हैं कि कौन किसका है, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक, आप इसको लिख भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और पर्याय की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? अवनी, पृथ्वी, धैर्य, तोष, नश्वर, नित्य, निगम, समिति। तो हमें सुमेलित नहीं है बताना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, नश्वर। नश्वर का मतलब होता है कि नष्ट हो जाने वाला, जो स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं है, अस्थायी है, उसको हम नश्वर बोलते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, सुमेलित नहीं है। बाकी आगे के दृष्टिकोण से जरूर इन शब्दों के अर्थों को आप ध्यान रखिए पर्याय की दृष्टि से। चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी, अरबी, जर्मनी, अंग्रेजी, ठीक है। तो चाय चीनी भाषा का शब्द है, इसको भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विलोम की दृष्टि से हमें बताना है। निर्मूल, समूल, दुर्मुख, सुमुख, सदय, निर्दय, शुष्क, नीरस। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि सुमेलित नहीं है, शुष्क नीरस दिया हुआ है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी हो गया। आगे के दृष्टिकोण से ऊपर के सभी शब्दों को ध्यान में रखिए कि विलोम के दृष्टिकोण से ये सभी युग्म है। जैसे निर्मूल, समूल, दुर्मुख, सुमुख, सदय, निर्दय। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निर्दय का विलोम क्या होगा। अगला प्रश्न है, वह ब्राह्मणों को धन देता है। वाक्य का संस्कृत में अनुवाद है। ब्राह्मणों को धन देता है, सह ब्राह्मणेभ्यः धनम ददाति, सह ब्राह्मणाय धनम ददाति, स ब्राह्मणान धनम ददाति, स ब्राह्मणेभ्यः धनम अददात। तो देखिए यहां पर संस्कृत में अनुवाद किया गया है और हमें सही इसका अर्थ बतलाना है। सही जवाब है ऑप्शन ए, स ब्राह्मणेभ्यः धनम ददाति, वह ब्राह्मणों को धन देता है। तो यहाँ पर जो विभक्ति है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के हिसाब से उसी का प्रयोग किया गया है। तो आप देख लीजिए, ठीक। अगला प्रश्न है, स्व इरम का शुद्ध संधि रूप है। स्वइरम, स्वीरम, स्वैरम, स्वेरम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, स्वैरम। स्वइरम का शुद्ध संधि रूप क्या है, स्वैरम है।
और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है अपनी मर्जी से। स्वैरम का मतलब अपनी मर्जी से, जिसको कि इसका बदलता हुआ रूप है स्वेच्छा। ठीक। लेकिन अब देखते हैं कि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कुछ अलग ढंग का हो जाएगा। लेकिन स्वैरम का आप देख रहे हैं यहाँ पर, उम्मीद है कि आगे एग्जाम में कभी आ जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से कुल 60 प्रश्नों को हिंदी व्याकरण के आधार पर बनाया हुआ था, और ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे, और यही घूम फिर कर बार बार इसी पैटर्न पर सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो आप व्याकरण के पोर्शन को हल करने के लिए अभ्यास तो कीजिए, साथ में कोशिश कीजिए कि जो फार्मूले हैं, जो टेक्निकल पोर्शंस हैं, उनको जरूर ध्यान में रखिए, जिससे कि कितना भी पैटर्न बदले आप वहां पर घबराएं नहीं, अपने नर्वस सिस्टम पर कंट्रोल रखें और इन रिपीटेड क्वेश्चंस को गलत न करें। अन्यथा अगर आप घबराएंगे, परेशान होंगे, केवल नए के चाह में इधर उधर भटकेंगे, तो हो सकता है कि एग्जामिनेशन के बाद जितना मेहनत आपने तैयारी के लिए नहीं किया, उससे ज्यादा आंसर की को प्रूफ करने के लिए करना पड़ जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी चीजें हम बताते हैं उसको शब्दशः आप अपने दिमाग में रखते होंगे, आपको अच्छा भी लगता होगा, आपको बोरियत बिल्कुल नहीं होती होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के प्रैक्टिस सेट को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।